अब हम नेक्स्ट सिस्टम जो अंडरस्टैंड करेंगे वो है हमारा कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम। सो बेसिकली कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम क्या होता है? अगर आप कंटिन्यूअस की बात करें या डिस्क्रीट की बात करें, दोनों ही केस में आपकी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। तो अगर हम डेफिनेशन की यहां बात करें तो कॉजल सिस्टम है क्या? यहां पर कॉजल सिस्टम आपके लिए पॉजिटिव होगा और नॉन कॉजल नेगेटिव। तो कॉजल सिस्टम क्या है आपका? अगर आपका आउटपुट, जो आपका आउटपुट है yt है या yn है, दोनों ही केस में अगर आपका आउटपुट जो है वो प्रेजेंट और पास्ट इनपुट पर डिपेंड करता है, प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट पर, ठीक है, ओनली प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट ओनली, तो आप क्या बोलेंगे कि ये आपका सिस्टम जो है वो क्या होगा? कॉजल। चाहे वो कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम हो, चाहे आपका डिस्क्रीट टाइम सिस्टम हो। नाउ अगर आपका आउटपुट जो है वो किसी भी एक फ्यूचर इनपुट पर डिपेंड कर गया, ठीक है ना, फ्यूचर इनपुट पर डिपेंड कर गया, तो आप क्या बोल जाओगे कि वो क्या है? नॉन कॉजल है। यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि हो सकता है कि किसी आउटपुट yt या yn में इक्वल में बहुत सारे टर्म्स हो, थाउजेंड्स ऑफ टर्म्स हो, और 990 टर्म्स के अकॉर्डिंग जो आपका आउटपुट है वो पास्ट या प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड कर रहा हो, लेकिन सिर्फ एक टर्म के कारण वो किस पे डिपेंड कर रहा हो? फ्यूचर पर, फ्यूचर इनपुट पर, तो आप क्या बोलोगे? नॉन कॉजल। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका आउटपुट किसी भी फ्यूचर इनपुट पर डिपेंड नहीं करना चाहिए फॉर कॉजल। क्लियर? सो यहां पर सबसे पहले हम प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने वाला एग्जांपल लेंगे, उसके बाद फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। सो जो आपका फर्स्ट एग्जांपल होगा प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो यहां पर मैं ले रहा हूं yt इज इक्वल टू x7 माइनस t। नाउ इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से समझेंगे तो हमें चेक क्या करना है? हमें चेक बेसिकली ये करना है कि हमारा जो आउटपुट है yt, क्या वो सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट इनपुट पर डिपेंड कर रहा है कि क्या वो किसी एक फ्यूचर इनपुट पर भी डिपेंड कर रहा है? तो वो कैसे चेक करेंगे? आपको करना क्या है, आपको t की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करके चेक करना होता है, ठीक है। तो आप 0 1 2 3 कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। जब आप 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि आपको कौन सी वैल्यूज पुट करके चेक करना चाहिए। तो यहां पर आप देखिए y0 कितना आ जाएगा? ये आ गया x7। एक्चुअल में और कुछ पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है आपको। क्यों? क्योंकि y0 मतलब आप आउटपुट को चेक कर रहे हो 0 टाइम पर, और उस 0 टाइम वाले आउटपुट के लिए आपको क्या चाहिए? इनपुट 7, t इक्वल टू 7 पर 0 के रेस्पेक्ट में 7 क्या है? 0 के रेस्पेक्ट में 7 आपका फ्यूचर है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अभी आपके 12 o'clock हुए हैं, 0 मान लीजिए, ठीक है, तो 7 o'clock क्या होगा आपका? वो क्या हो जाएगा? फ्यूचर। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, आपको चेक करना है कि अगर एक भी फ्यूचर पर डिपेंड कर गया, किसी भी टाइम के लिए अगर फ्यूचर पर डिपेंड कर गया आपका आउटपुट फ्यूचर इनपुट पर, तो आप क्या बोलोगे? नॉन कॉजल है। क्लियर? तो एक सिंपल सा एग्जांपल था स्टार्ट लेने के लिए। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए। सपोज करिए अगर आप लिख रहे हैं yt इज इक्वल टू x ऑफ साइन t, तो यहां पर अब आपको समझना आना चाहिए कि हमें किस तरह की वैल्यूज पर चेक करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आप कोई कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर सकते हैं और विथआउट कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, तो हमेशा आपको विथआउट कैलकुलेटर ही ट्राई करना चाहिए। तो आपको ऐसी वैल्यूज चूज करनी चाहिए t की जिसके लिए आपको साइन t पता हो, ठीक है ना। अगर आप 1 2 3 4 5 यूज करेंगे तो आपको साइन 1 साइन 2 साइन 3 याद नहीं है ना, लेकिन अगर मैं बोलूं साइन 0 तो वो आपको याद होता है। अगर मैं बोलूं साइन π/4 दैट मीन साइन 45 1/√2 वो आपको याद होता है। साइन पाई 180, साइन 180 क्या होता है? 0 होता है। तो हमें ऐसी वैल्यू चूज करनी चाहिए। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना आना चाहिए कि हम कौन सी वैल्यूज यूज करें चेकिंग के लिए। तो देखिए यहां पर अगर हम y0 देखें तो x ऑफ साइन t है, तो साइन 0 हमारा कितना होता है? 0, ठीक है। ये वैल्यूज आपको हमेशा पता होनी चाहिए। तो y0 x0, तो यहां से तो क्लियरली विजिबल है कि जो 0 टाइम पे आउटपुट है वो 0 टाइम वाले इनपुट पर डिपेंड कर रहा है। तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है? मैंने आपको ये बोला है कि चाहे वो 1000 टर्म पे
1000 तरीकों से प्रेजेंट या पास्ट पर डिपेंड कर रहा हो, लेकिन अगर एक तरीके से भी फ्यूचर पर डिपेंड कर गया तो नॉन कॉजल है। तो अगर नॉन कॉजल एक बार में प्रूव हो गया, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, तब तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कॉजल प्रूव हो रहा है तो आप आगे चेक करते जाइए जब तक आपको श्योरिटी ना मिल जाए कि भाई ये कॉजल ही है। तो यहां पर आप देखिए ध्यान से, अब आपको पुट करके देखना है साइन पाई, क्योंकि पाई के लिए भी आपको पता है साइन पाई क्या होता है, 0। तो आपने यहां पर टी की वैल्यू क्या पुट की, पाई। तो यहां पर साइन पाई 0, दैट मीन्स x 0। तो आप क्या देख पा रहे हैं यहां पर कि y पाई, पाई की वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है हमारी 22/7, ठीक है ना, 3.14। तो 3.14 पे आप आउटपुट चेक करने हैं और आपको इनपुट की रिक्वायरमेंट किस टाइम पर है, 0 टाइम पर। इसका मतलब फ्यूचर इनपुट यहां पर आपको नहीं चाहिए। आपको कौन सा इनपुट चाहिए, पास्ट इनपुट। तो यहां से भी आपको पता चल रहा है कि ये कॉजल है, ठीक है। और भी वैल्यूज आप ले सकते हैं। सपोज करिए अगर आपने y π/4 लिया तो y π/4 कितना होता है आपका, तो बेसिकली आपको sin π/4 पता होना चाहिए, वो कितना होता है 1/√2, ठीक है। तो 1/√2 के हिसाब से अगर आप चेक करें तो बेसिकली 1/√2 अगर आप कैलकुलेट करें तो ये होता है 0.707, और यहां पर π/4 दैट मीन्स 3.14 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो यहां पर अगर आप समझेंगे इस बात को तो ये आपका 0.7 से 0.8 के बीच में आने वाला है, लगभग आपका ये 0.707 से ग्रेटर ही होने वाला है, 3.14 डिवाइडेड बाय 4। तो आप समझ सकते हैं यहां पर भी कि पास्ट इनपुट पर ही डिपेंड कर रहा है आउटपुट। तो इतने सारे एग्जांपल देखने के बाद आपको क्या लग रहा होगा कि मैं और क्यों चेक करूं, ये तो कॉजल ही है। लेकिन यहां पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम हमेशा मिस करते हैं, वो है कि हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पर चेक नहीं करना है, हमें नेगेटिव वैल्यू पर भी चेक करके देखना है। तो यहां पर अगर मैं y ऑफ -π मीन्स अगर मैं टाइम -π लेता हूं तो हमें पता है कि x के अंदर जो साइन है, साइन -π भी क्या होता है, 0, ठीक है ना। साइन -180 भी क्या होता है हमारा, 0। तो आप देख सकते हैं यहां पर -π दैट मीन्स आप -3.14 पर चेक करना चाह रहे हैं आउटपुट, और जो इनपुट चाहिए वो 0 टाइम पर अवेलेबल है। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि आप अगर नेगेटिव से देखेंगे तो 0 क्या लगेगा आपको, फ्यूचर। तो यहां पर आपको फ्यूचर इनपुट चाहिए, एक भी केस के लिए अगर चाहिए होगा तो आप बोलोगे फ्यूचर इनपुट रिक्वायर्ड है। तो यहां पर सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, नॉन कॉजल। तो समझ में आ रहा है पॉइंट कि आपने इतने सारे तरीकों से चेक किया लेकिन लास्ट में नॉन कॉजल प्रूव हो ही गया। तो एक्चुअल में ना आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद आइडिया लग जाता है कि आपको डायरेक्ट कौन सी वैल्यू पुट करके देखनी चाहिए जिससे आप प्रूव कर सके कि कॉजल है कि नॉन कॉजल है, ठीक है। एक एग्जांपल हम डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए भी यहां ले लेते हैं। सपोज करिए हमारा एग्जांपल है yn इज इक्वल टू समेशन k इक्वल टू -∞ टू n xk, ठीक है। यहां पर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में जैसा ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में आपको समेशन दिखता है, ठीक है। तो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में ये जो लिमिट्स हैं आपकी वो किसकी हैं, k की हैं। k की लिमिट -∞ टू n है। तो जब आप लिमिट्स पुट कर देंगे, जब आप समेशन को ओपन करेंगे तो आपको एक xn मिलेगा, और ध्यान रखिए xk इनपुट नहीं है, इनपुट आपका xn ही है, ठीक है। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं कि जो आपका yn है वो क्या है, आपका आउटपुट, और xn क्या है, आपका इनपुट है। नाउ अब आपको चेक क्या करना है, अब आपको चेक करना है कि सिस्टम कॉजल है कि नॉन कॉजल। क्लियर। तो समेशन के केस में ना आप सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या करिए, समेशन को ओपन करने की कोशिश करिए, ठीक है, n की वैल्यूज के लिए। जैसे आप वहां पर t की वैल्यू पुट कर रहे थे लास्ट क्वेश्चंस में, ऐसे यहां पर आपको n की वैल्यू पुट करनी है। तो सपोज करिए जैसे मैं यहां पर ले रहा हूं y2, ठीक है, n की वैल्यू t2 पर मैं चेक करना चाहता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, k की वैल्यू -∞ से 2 तक xk। क्लियर। सो बेसिकली n आपकी अपर लिमिट है तो मैंने n की जगह 2 पुट कर दिया। अब अगर मैं समेशन को ओपन करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट क्या है, -∞ है, तो x ऑफ -∞, फिर ये एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। ये कहां तक जाएगा आपका,
x1 फिर x2, मैक्सिमम कहां तक चला जाएगा, x2 तक। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका आउटपुट है वो आपका 2 टाइम पर निकाला जा रहा है, और जो इनपुट चाहिए मैक्सिमम टाइम पर वो कितना चाहिए, 2 टाइम पर ही चाहिए। बाकी सब तो आपके क्या है, पास्ट हो जाएंगे, 1, -1, 0, -2, माइनस इंफिनिटी, सारे पास्ट इनपुट हैं 2 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आप 2 पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। मैक्सिमम क्या है आपका 2, मतलब प्रेजेंट। तो आप इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं कि सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट इनपुट्स पर ही डिपेंड कर रहा है। और अगर आप और कोई वैल्यू भी पुट करके देखें, सपोज करिए अगर आप y10 पुट करते हैं, या अगर आप y-6 पुट करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू आप पुट करके देखें, आप यहां पर एक चीज जरूर ऑब्जर्व करेंगे कि -∞ टू n जाना है, मतलब -∞ टू 10 जाना है। तो जो लास्ट वैल्यू होगी आपकी, या जो मैक्सिमम टाइम होगा, वो 10 ही होगा। यहां पर देख सकते हैं जैसे यहां पर 2 था, बाकी सारे क्या होंगे, -∞ से आगे बढ़ते जाएंगे 10 तक। वैसे ही अगर -6 आप लेते हैं तो -∞ से लेकर -6 तक आप जाएंगे। तो इस केस में भी जो मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, -6, बाकी सारे -6 से छोटे ही होंगे अप टू -∞। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम वो प्रेजेंट पर ही डिपेंड करेगा, बाकी सारे क्या होंगे, आपके पास्ट होंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, कॉजल। क्लियर है अच्छे से। यहां पर मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा समेशन वाला, जिससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी कि कैसे हम समेशन वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, yn इज इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 0 to n, मैं यहां पर कर रहा हूं xk, ठीक है। तो k की जो लिमिट्स हैं वो 0 to n है। तो इस केस में अब आपको क्या करना है, ध्यान से आप देखिए, यहां पर सॉल्यूशन पार्ट में अगर हम जाएं तो आप अगर सपोज करिए y2 निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, समेशन k इक्वल टू 0 to 2 xk। क्लियर। तो आप क्या बोलेंगे, आप तो बोलेंगे यहां पर भी तो मैक्सिमम लिमिट आपकी 2 ही होनी है, तो प्रॉब्लम क्या है, यहां पर प्रॉब्लम है एक्चुअल में, इस कंडीशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं माइनस से चेक करता हूं, सपोज करिए अगर मैं -1 निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 0 टू k इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा xk। तो बेसिकली अगर आप ओपन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x0 प्लस x ऑफ -1। तो आप देख सकते हैं कि एक वैल्यू आपकी 0 भी है। तो -1 के लिए अगर आप -2 निकालते तो -2 के लिए भी, किसी के लिए भी, किसी भी माइनस वैल्यू के लिए जो 0 है आपका, 0 आपका क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका फ्यूचर, ठीक है ना। नेगेटिव वैल्यू के लिए 0 फ्यूचर बनेगा। एक मैं यहां पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा जो कुछ स्टूडेंट्स को डाउट देता है, वो पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो आपकी लोअर लिमिट है, ठीक है, वो छोटी होगी और अपर लिमिट हमेशा बड़ी होगी। ऐसा नहीं है। अगर आप माइनस साइन कॉमन लेंगे तो लिमिट्स को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट बड़े छोटे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको हमेशा नेगेटिव वैल्यू के लिए भी चेक करना है और पॉजिटिव वैल्यूज के लिए भी चेक करना है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, लोअर लिमिट आपकी -∞ थी, तो -∞ से लेकर अप टू n तक सारी वैल्यू जो थी वो पास्ट या प्रेजेंट थी। लेकिन यहां पर जब आप नेगेटिव वैल्यू के लिए चेक करते हैं तो चूंकि यहां पर लोअर लिमिट 0 है, आपकी जो वैल्यू है 0 वैल्यू जो है वो फ्यूचर बन जाती है। तो ये जो आपका सिस्टम यहां पर निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा, नॉन कॉजल। क्लियर है अच्छे से।